नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़ा है श्रमिक मोहित्रा दादा और आज जो मुद्दा है बातचीत का वो रहेगा बंगाल एंड बांग्लादेश के अराउंड प्लस द डीप स्टेट। हिजबुल तहीर, if I'm spelling it right, Hizbul Tahrir, backed by IAS, has got recently very active in Bharat, especially the Bengal region. इन्होंने एक इतनी बड़ी गलती कर दी है कि आई थिंक जो सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी जी सीएम बनने के बाद जो सबसे बड़ा एक्शन लेने वाले हैं कोवर्ट वे में, ऑब्वियसली नॉट सामने आकर, विल बी अराउंड दिस ऑर्गेनाइजेशन। वाइल वी स्पीक दादा, एक ब्रेकिंग न्यूज और भी आ रही है एंड आई वुड लाइक टू शेयर इट विद माय व्यूअर्स। मुर्शिदाबाद में टीएमसी के लीडर टुक्कू सरकार के घर पर मतलब thousands rounds of ammunition, numbers of 7.6 nm revolvers and magazines. टुक्कूपाल अरेस्टेड है, पपाल घोष एंड आशिम सरकार ये भाग गए हैं वहां से क्योंकि ये सब कनेक्टेड है, सब टीएमसी के वो लोग हैं। आई वुडंट बी सरप्राइज शुभेंदु अधिकारी अगर थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाकर योगी आदित्यनाथ से बहुत कुछ करेंगे, सामने बहुत कम होगा क्योंकि कौन कोर्ट कचहरी में पड़ेगा, बड़ी मुश्किल हो जाती है, तारीख पे तारीख पे तारीख मिलती है। एंड ये जो तारीख पे तारीख मिलती है हमारे ज्यादातर जुडिशरी की, इनके तार भी कहीं ना कहीं ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड और डीप स्टेट के वहां पे और भी एसेट्स बैठे होते हैं, उनसे भी कनेक्टेड होता है। कहाँ से तार खींचते हैं पता ही नहीं चलता है। तो काहे को इतना खर्चा बढ़ाना, सीधे काम निपटाना। आई वुड पुट इट दैट वे, बट लेट्स गेट स्टार्टेड। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। हार्दिक नमस्कार। गायत्री जी, आपने रिवॉल्वर का क्या बताया था? कौन से रिवॉल्वर्स? 7.65 mm magazines जी। आई नीडेड टू नो दिस। अच्छा, तो ये ब्रेकिंग न्यूज है। मैं क्विक इमीडिएट रिएक्शन है 7.65 मिलीमीटर रिवॉल्वर्स इज यूनिकली चाइनीज। जो यूजुअल रिवॉल्वर्स होते हैं ना, विच आर यूज्ड बाय आर्म्ड फोर्सेस, कॉप्स, गेरिला फोर्सेस, दे आर आइदर 9 मिलीमीटर या फिर 45 जो 0.45 इंच का जो बोलते हैं। तो 7.65 का मतलब है ये चाइनीज मेड गन्स हैं। तो ऑब्वियसली ये वही बांग्लादेश के रूट से ये स्मगल किए गए होंगे। एनीवे, आई इसको भी मैं जोड़ दूंगा आज के पॉडकास्ट में। कभी कभी ना सच होना या सच को प्रेडिक्ट कर पाना भी एक विडंबना बन जाती है किसी भी विश्लेषक के लिए। मैंने बात कही थी कि एक भविष्यवाणी की थी पिछले पॉडकास्ट में कि आप लोग देख लेना कि ये जो चंद्रनाथ जी का हत्याकांड है, इसके तार जुड़े हुए मिलेंगे, सीधे जाएंगे बांग्लादेश में आईएसआई और फिर वो तुर्की का जो ऑर्गेनाइजेशन है तश्किलात, ये उसके पीछे मिलेंगे और किसी बांग्लादेशी ऑर्गेनाइजेशन से लॉजिस्टिक्स मिला होगा और इंटेलिजेंस लोकल वालों ने दिया होगा, सपोर्ट भी लोकल वालों ने दिया होगा। लोकल मतलब भारतवर्ष, पश्चिम बंगाल। और वही अब होता हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल तहरीर कौन है ये बता दें दर्शकों को। हिजबुल तहरीर, जैसे उस तरफ हिजबुल मुजाहिदीन है पाकिस्तान के डायरेक्शन में, इस दिशा में हिजबुल तहरीर है। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये आउट एंड आउट ओपन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके टेरर एक्टिविटीज आर डायरेक्टली वो भारतवर्ष के प्रति ही निबद्ध हैं। पर बांग्लादेश में ये लोग काम करते हैं। कई लोगों को इन्होंने उड़ाया था। इनका जो बिगिनिंग था वो फ्लैश मॉब्स आते थे और जो भी लिबरल किस्म का पॉडकास्टर हो, हिंदू है या मुस्लिम, उसको ये गला काटते थे। और उसके बाद धीरे धीरे इवॉल्व करके ये लोग, इनके अपने टेरर मॉड्यूल्स बन गए, उनको आर्म्स भी मिला, एमिनेशन भी मिला और ये लोग मॉडर्न जैसे टेररिस्ट आउटफिट्स होते हैं वैसे बन के उभरे। इनका डायरेक्ट ताल्लुका जमाते इस्लामी के साथ है। तो जो तारे हम पहले जोड़ रहे थे वो स्पेकुलेशन था, अब धीरे धीरे ठोस बनता हुआ नजर आ रहा है। आगे चल के जो मैंने दूसरी बात कही थी वो भी आपको नजर आएगा। जो लोकल सपोर्ट इनको मिला उसके तार आपको टीएमसी से जुड़े हुए मिलेंगे। और ये जो हत्या हुई इसके दो पहलू हैं। एक है लोकली एक संदेश देना शुभेंदु अधिकारी जी को डायरेक्टली, और दूसरा है ये एक प्रतिशोध भी है, एक टिट फॉर टैट है, एक मैसेज है। क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस किया जो बहुत लोगों ने नोटिस नहीं किया, आज ही मैंने देख रहा था, देखते देखते पता लगी। मैं आपको बताऊं, आप ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का अगर वो कंग्रेचुलेटरी मैसेज जो है ना उसका टाइमिंग देखें और हत्या की टाइमिंग देखें, तो बहुत साथ में सटे हुए हैं।
वो जो आया था ना कंग्रेचुलेटरी मैसेज, उसके मतलब कुछ घंटों के बाद ही ये हत्या हो गई। तो कंग्रेचुलेट आप किसको करते हो? आप अपने प्रतिद्वंदी को करते हो, ठीक है ना। आप अगर इलेक्शन लड़ते हो तो अगर शिष्टाचार के रूप में आप क्या करोगे? ठीक है अखिलेश जी आप हार गए, अखिलेश जी ने भी योगी जी को कहा ठीक है आपको भी अभिनंदन हो, देखते हैं संसद में मिलेंगे। तो ये उस टाइप का ही मुझे लगा ये ट्रम्प से मैसेज है, और उसके तुरंत बाद ये हत्या हो जाती। तो जो मैं कह रहा था कि डीप स्टेट का एक हाथ है, वो हाथ काला होता हुआ और भी बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। मैंने एक और चीज कही थी, 4 एजेंसीज हैं जो इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश के पीछे लग के भारतवर्ष को तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, CIA, MI6, मोसाद, और ऑब्वियसली द चाइनीज MSS वो भी है, और मैंने एक 5वां भी बोला था, तश्किलात, जो तुर्की का है। MSS का इन चक्करों में उतना हाथ नहीं है जितना कि ये बाकी 4 जो 3 वेस्टर्न और एक तुर्किक ऑर्गेनाइजेशन से उनका है। अब देखें हिजबुल तहरीर का एक और उसका मैं विशेषता बता देता हूं। हिजबुल तहरीर इज जैसे आपके ये आईसिस, अलकायदा, फिर हक्कानी नेटवर्क, ये सब CIA का प्रभाव है इनके ऊपर। तालिबान के ऊपर भी CIA का प्रभाव है। आज तक अफगान तालिबान सरकार को हफ्ते का $52 मिलियन मिलता है, एक वही एग्रीमेंट है। तो वैसे ही MI6 बांग्लादेश में जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कंट्रोल करती है, क्योंकि सबको याद रखना पड़ेगा कि बांग्लादेश के 2 जिले ऐसे हैं, नोआखाली और चट्टग्राम। यहां से काफी भारी तादाद में मुस्लिम लोग अपने, और सिलेट, ये 3 जिले हैं एक्चुअली, यहां से मुस्लिम लोग जाके UK में सेटल्ड हैं। तो ये बहुत गहरे और पुराने संबंध हैं, बहुत गहरे, बहुत पुराने। तो उनके थ्रू इन लोगों को कंट्रोल करना और अपने लिंक्स बनाना, लोकली छोटे छोटे सेल तैयार करना बड़ा आसान है। जितने भी ये इंटेलिजेंस एजेंसीज होते हैं ना, वो उनके उनके 2 ही काम होते हैं। एक काम तो है इंटेलिजेंस गैदर करना, ऑब्वियसली नाम ही इंटेलिजेंस है। दूसरा है काउंटर इंटेलिजेंस और ब्लैक ऑप्स। और ब्लैक ऑप्स में वो कोशिश यही होती है कि डिफरेंट कारणों से, चाहे वो मित्र देश हो या शत्रु देश हो, उनको डिस्टेबलाइज रखना। और उसके लिए वो जो लोकल, जिनका भी थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, एंग्स्ट होता है, जिनका थोड़ा बहुत विरक्ति होती है राष्ट्र से, उनको ये हवा देके उस हवा को आग में तब्दील करके वो राष्ट्र को डिस्टेबलाइज करते हैं। तो MI6 जो है, ये हिजबुल तहरीर को काफी हद तक उसका इन्फ्लुएंस और कंट्रोल भी है। तो धीरे धीरे जैसे ये तहकीकात आगे बढ़ेगी, मेरे ख्याल से ये काफी तेज होने वाला है। धीरे धीरे तो शब्द में स्टेजेस के बारे में कह गया, लेकिन वो मिसनोमर है। मेरे हिसाब से ये तहकीकात यही दर्शाएगी, 1-2 महीने के अंदर आप देख लेना कि इसका काला हाथ जो है ISI की तरफ तो जाएगा ही, बट वेस्टर्न एजेंसीज की तरफ भी जाएगा। जो बात भारत शायद डायरेक्टली ओपनली ना कहे, लेकिन उनको प्रूफ के साथ बता दिया जाएगा कि थांबा, ठाडिया चल, देख ये हमारे पास सबूत है, तुम लोगों ने ये किया है ना, अब आगे कुछ मत कहना अगर हम भी कुछ एक्शन लें। क्योंकि जो डायरेक्टली जिनसे काम करवा रहे हो, हम उनके प्रोटेक्शन की कोई गारंटी नहीं दे सकते, उनके सिक्योरिटी की गारंटी नहीं दे सकते। फिर वही होगा जो हमजा अली मजारी कर रहा था, उसी टाइप के एक्शन आपको दिखेंगे, और फिर वापस रोते हुए मत कहना कि हमारे लोगों को आपने ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये मैं होता हुआ देख रहा हूं। बट ये बड़ा मुद्दा नहीं है इस वक्त, इससे भी बड़ा मुद्दा एक और है। ये सिर्फ वही दर्शाता है ना जो मैं कह रहा था कि डीप स्टेट का पूरे ये बे ऑफ बंगाल एरिया पे हावी होने का ये प्रकरण है। उसका एक बहुत बड़ा 2 उसके स्तंभ हैं, एक पश्चिम बंगाल, दूसरा नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट का जो है वो म्यांमार के साथ लिंक्ड है। ड्रग ट्रेड, ड्रग ट्रैफिकिंग, जिससे कुकी, जो और मैतेई के बीच में भी संघर्ष चल रहा है, और लोकल रेपरकशंस भी हैं। आपके ही 3-4 शो में लोगों ने बताया, जो बिल्कुल सत्य वचन है, कि उल्फा UNFP जो नॉर्थ ईस्ट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं मिलिटेंट वाले, उनको रीएक्टिवेट करी जा रही है। तो अभी ये जो पाकिस्तान से वो मंत्री आए थे, क्या नाम था उनका? नाम भूल गई हूँ मैं, बट मैं भी भूल गया। इंटीरियर मिनिस्टर है। हाँ, इंटीरियर मिनिस्टर, उनका जो भी नाम था। तो इनके साथ डेलीगेशन जो आई थी, वो एक्चुअली जाके UNFP और अल्फा, इसके जो लीडर्स हैं, इन लीडरानों से लोग मिले।
सीक्रेट मीटिंग्स हुई इनकी। ये भी पता लगा है कि असम में 2 तरह के लोग हैं, अल्फा और सल्फा मिलिटेंट्स में। सल्फा है सरेंडर्ड अल्फा। ये सरेंडर्ड तो हैं, लेकिन इनके एलिजियंसेस अभी तक हैं। अपेरेंटली 100 सल्फा के ऐसे व्यक्ति हैं जो बॉर्डर पार जाके मिलके आए हैं और उनको फिर से आर्म किया जा रहा है। तो ये सारी कोशिशें अभी चल रही हैं। तो अगर हम देख रहे हैं, मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि यहाँ पे गतिविधि बहुत बढ़ गई है बॉर्डर के पास हमारे आर्म्ड फोर्सेस की। तो सिर्फ बीएसएफ नहीं है, सिर्फ सीमा सुरक्षा बल नहीं है, हमारे जो आर्मी के लोग हैं वो भी बहुत मुस्तैदी से इसको मॉनिटर कर रहे हैं। आर्मी एंड एयरफोर्स ज्वाइंट कमांड है। लोगों ने पता नहीं लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं कि इलेक्शन के चलते उस वहां पे ये गर्म हवा हो रही थी, उधर एक रीऑर्गेनाइजेशन हुआ हमारे आर्म्ड फोर्सेस में। 3 थिएटर कमांड अब ऑफिशियली बन चुके हैं। एक है अपना जो नॉर्दर्न कमांड, जिसका एरिया आता है अपना ईस्टर्न कमांड भी उसके अंदर आता है। नॉर्दर्न थिएटर, सॉरी नॉट नॉर्दर्न कमांड, नॉर्दर्न थिएटर, एक वेस्टर्न थिएटर और एक मैरीटाइम। मैरीटाइम जो है वो सदर्न इंडिया और अंडमान ये मिला के मैरीटाइम थिएटर है। वेस्टर्न कमांड जो है, सॉरी वेस्टर्न थिएटर, कमांड बोलने की आदत पुरानी है। वेस्टर्न थिएटर जो है उसमें वो पाकिस्तान के उस दिशा में है, और जो नॉर्दर्न थिएटर है उसमें नॉर्दर्न कमांड और ईस्टर्न कमांड के मिले जुले तत्व हैं, और एयरफोर्स के जो यहाँ पे बेसिस हैं वो भी हैं। तो ये एक जॉइंट स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वेस्टर्न थिएटर, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं, एक एयरफोर्स के मार्शल उसको कमांड कर रहे हैं। जो नॉर्दर्न है जिसमें हमारे ईस्ट का जोन भी पड़ता है, उसको आर्मी के एक जनरल कमांड कर रहे हैं। और जो मैरीटाइम कमांड है नेचुरली वो नेवी के उसमें है, तो एक नेवी के वाइस मार्शल है वो उसके कमांडेंट है। तो ऐसे ये जो रीऑर्गेनाइजेशन किया है ना, वो इसलिए भी है क्योंकि मेरे ख्याल से बॉर्डर रीऑर्गेनाइजेशन का समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। और जब ये होगा उसके लिए हम अभी ऑलरेडी तैयार हैं। मेरे हिसाब से ईस्टर्न एरिया में हम सबसे अधिक तैयार हैं बॉर्डर को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि हमारे विपक्ष में जो हैं बांग्लादेशी आर्मी और बांग्लादेशी एयरफोर्स, उनकी क्षमता हमारी तुलना में बहुत कम है। अगर हम कुछ करें, हम टेरिटरी लेने के लिए नहीं करेंगे, हम बॉर्डर को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, रैशनलाइज करने के लिए करेंगे। उत्तर में दिनाजपुर, राजशाही, रंगपुर उस एरिया में, और दक्षिण पूर्व में मिजोरम और त्रिपुरा से सटता हुआ जो काछार हिल ट्रैक से नीचे जाता है, यानी कि चिटागोंग हिल ट्रैक्स, वो एरिया। तो ये जो हम अटकलें लगाते आए हैं आज तक, इसको वास्तव में तब्दील करने की प्रक्रिया प्रखर हो जाएगी अगर बांग्लादेश के लोग, जिनको हमने चेतावनी दी है कि हम इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को वापस भेज रहे हैं, 45 दिन के अगर आप नहीं लेते हो तो हम जबरन इसको कर देंगे, we will use force to get it done। तो उसके साथ ही शायद ये चीज भी हो जाए अगर वो लोग नहीं माने तो। और इसके ही चलते क्या कहते हैं, बांग्लादेश में वो अपने क्या बोलते हैं, एंटी एयरक्राफ्ट जो डिफेंसेस हैं उसको वो सशक्त कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ वो लोग एग्रीमेंट बना रहे हैं, चाइनीज के साथ एग्रीमेंट्स बना रहे हैं। एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंसेस, सर्वेलेंस, इन चीजों पे वो ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम लोगों ने किया हमला तो रोकने की क्षमता उनमें है नहीं। पर फिर भी जो भी संभव हो, ऐसे स्थितियों में क्या होता है, अगर एक शक्तिशाली देश और एक वीक देश है, अगर युद्ध ज्यादा देर चला, शक्तिशाली देश क्या करना चाहता है, जल्दी से ओवरवेल्म करके समाप्त कर दो। और अगर नहीं होता है तो फिर इंटरनेशनल प्रेशर आ जाता है, क्या कर रहे हो, युद्ध क्यों कर रहे हो, लड़ाई खत्म करो। तो प्रेशर जब आ जाता है तो वीकर देश जो है उसके पास एडवांटेज आ जाता है। तो उनका पूरा ये नहीं है कि वो भारत को हरा दे, उनकी पूरी दिशा यही होगी कि हम इसको थोड़ा खींच दें, समय बढ़ा दें, जिससे हमें इंटरनेशनल ओपिनियन अपने पक्ष में करने की वो स्थिति मिले, वो अवकाश मिले। और इंटरनेशनल ओपिनियन देखिए, इस वक्त स्थिति तो ऐसी है, ट्रम्प साहब के आने से और उनकी गतिविधियों से एक चीज तो साबित हो गया है कि कोई बहुत शक्तिशाली राष्ट्र एक अगर वीक राष्ट्र को उस पर हमला करे, अटैक करे, उसको कब्जा भी कर ले, बोलने वाला कोई है नहीं। वो जो पहले डिप्लोमेटिक प्रेशर माउंट करके वो जो जिस स्थिति से हमारे इंडियन फॉरेन सर्विस के लोग, मैं कहूंगा अभी भी दे स्ट्रगल विद इट, वो अब सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं। अनफॉर्चुनेटली उनका जो है ये जयशंकर साहब के थ्रू उनके नीचे जो तंत्र है उसका अभी भी इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है, इसलिए ये ऑपरेशन सिंदूर 3 दिन के बाद रोक दिया जाता है। हम लोग हेजिटेट करते हैं उसको रीस्टार्ट करने के लिए,
क्योंकि हमारे बहुत बड़े मित्र रीजन में कुछ और भी करने की कोशिश कर रहे हैं ईरान के साथ, या इजराइल का युद्ध चल रहा है, तो और मत करो ना, अभी छोड़ दो, पाकिस्तान आवश्यक है, जो भी है, और ये युद्ध का समय नहीं, बुद्ध का समय, ये सारे स्टेटमेंट्स आते हैं। देखिए, चुनाव अब समाप्त हो गए, तो अब तो मैं हर चीज पे खुल के ही बोलता हूं, इस पे भी बोलूंगा। भारतवर्ष के पास इस वक्त जो चॉइसेस हैं बांग्लादेश के दिशा से बहुत कम है। पीछे डीप स्टेट बैठा है, डीप स्टेट को हम अटैक नहीं करेंगे। फ्रेनिमीज है ना, मैं कहता ही हूं कि एक फ्रेनिमी शब्द है जो यूएस के ऊपर भी लागू होता है और चाइना के ऊपर भी लागू होता है। तो हम लोग I2U2 डायलॉग भी साथ में चल रहा है। I2U2 क्या है? दिस इज इंडिया, यूएई, इजराइल एंड द यूएसए, इनका एक ट्रेड रूटिंग वाया यूरोप, प्लस वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है, विच इज ऑल्सो एम्ड एट कि तुर्की को थोड़ा सा बांध दिया जाए। तुर्की थोड़ा ज्यादा ही उछल रही है और इजराइल तो खफा है उनसे। तो इस समय अगर हम उस दिशा में अगर हम बढ़ना चाहें तो इस दिशा में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये सब ना बहुत एक फाइन एक्ट है, ये मैं मानता हूं, लेकिन मुझे ये भी नजर आता है कि जो पूरा भारतीय एस्टैब्लिशमेंट, अब मैं पॉलिटिकल दलों की बात नहीं कर रहा हूं, एस्टैब्लिशमेंट यानी कि ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी, नेशनल सिक्योरिटी एपरेटस, हमारे आर्म्ड फोर्सेस और हमारे जो थिंक टैंक्स हैं, जो हमारा नीति आयोग है, सबका जो क्या बोलते हैं इंटरेस्ट है, उनकी जो पैनी निगाह है वो ईस्ट के प्रति है। क्योंकि देखिए, इस वक्त भारत को अगर कोई नीचे खींच रहा है वो ईस्ट है, इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। कारण बहुत सारे हैं, वो राजनीतिक कारण है, पॉलिसीज ठीक से लागू नहीं हुए, करप्शन बहुत था, चोरी बहुत हो रही थी, क्रिमिनलाइज स्टेट्स थे या फिर रेबेलियस स्टेट्स थे। उन सब चीजों को इस सरकार ने, अगर आप गति और दिशा देखें, पिछले स्पेशली 6-7 सालों में इन सब चीजों को दबाया गया है। रेबेलियंस समाप्त किए गए हैं, एक मणिपुर के सिचुएशन के अलावा, लेकिन वो बहुत ही पेचीदा है। मैंने कहा था उस पर एक पॉडकास्ट करेंगे और अवश्य करेंगे, लोगों को समझना आवश्यक है। ये सिर्फ हिंदू क्रिश्चियन संघात नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, तो वो करेंगे हम। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आप गति और दिशा देखें, आसाम में देखिए पूरी शांति है। अब बंगाल में भी ये चुनाव के रिजल्ट घोषणा के बाद और उससे कल तक वायलेंस हो रहा था, अभी क्या हो रहा है? अभी शांत है, एकदम चुप। अभी मैं देख रहा हूं स्कल कैप पहन के, लुंगी पहन के लोग उत्तरीय डाल के घूम रहे हैं, वो लोग, ठीक है ना? तो ये भी हो रहा है। तो अगर आप शांति लाते हो, अगर आप क्रिमिनलाइज्ड एक स्टेट को डीक्रिमिनलाइज कर पाते हो, तो फिर ये जो एक्सटर्नल एक्टर्स हैं उनका काम करने की फ्रीडम, द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वो कम हो जाता है। आप इस बात को समझे, अगर पश्चिम बंगाल एक क्रिमिनलाइज स्टेट है लार्जली, तो वहां पे अगर आप जिहाद करना चाहोगे या फिर डिस्टेबलाइज करना चाहोगे या लेफ्टिस्ट कुछ आंदोलन करना चाहोगे, वो ज्यादा आसान होगा। आप वायलेंस करना चाहोगे, इंटिमिडेशन करना चाहोगे, या इस स्टेट के थ्रू भारतवर्ष के जो शांतिपूर्ण और विकसित या विकासशील क्षेत्र हैं, वहां पे आप घुसपैठ कराना चाहोगे तो आसान होता है। जैसे ही आप तंत्र बदल देते हो, जो तंत्र इस सिस्टम पे चल रहा है, तो फिर ये सब समाप्त हो जाता है ना। अच्छा, तो मैं अब इससे उन 5 या 6 मुद्दे हैं जो ये पूरा पृष्ठभूमि है। इस पृष्ठभूमि में 5-6 मुद्दे निकलते हैं जो कुछ हिस्टोरिकल है और कुछ करंट हैं, जिसपे ये नई सरकार जो गठन हुआ है, नई सरकार का गठन हुआ है पश्चिम बंगाल में, उसको अपनी दृष्टि जो है डालनी पड़ेगी। तो मैं पहले 100 दिन का बताता हूं और फिर 2-3 लॉन्ग टर्म मुद्दे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म है। तो पहले मैं इनको बताता हूं। मेरे हिसाब से 3 ऐसे मुद्दे हैं जो अगले 100 डेज में पूरा करना पड़ेगा। नंबर 1, और इसको मैं जोड़ देता हूं कि ये इलेक्शन भाजपा जो जीती है उसके 2 मुख्य कारण है। एक है, इस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट एब्सेंस, एक वैक्यूम है, तो लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। मतलब उसके इंप्लीमेंटेशन में, एग्जीक्यूशन में बहुत बड़े गैप्स हैं, क्योंकि ये क्रिमिनलाइज कर लिया गया था पूरा स्टेट। तो पहला काम ये होगा कि जो विजिबल चीजें हैं जिसपे लोग एकदम अभी उनकी दृष्टि अभी भी लगी हुई है, नंबर 1 आरजी कर का जो था वो, नंबर 2
ये जो अभी हत्या हुई है, ये जो फिर मैं उनका नाम भूल जाता हूँ बार बार, चंद्रनाथ रथ जी की हत्या हुई है। तो चंद्रनाथ रथ जी की हत्या, इनको जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये एकदम क्विक एक्शन हुआ और जल्दी पकड़े गए लोग, काफी हद तक बाय द वे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ चुकी है और अच्छे अच्छे नतीजे नजर आ रहे हैं, तो मैं आशान्वित हूं। तो ये दो चीज अगर कर पाई ये सरकार अगले 100 दिन में, तो जनता भी समझेगी कि नहीं, ये सरकार डिफरेंट सरकार है, ये एक्ट करती है। क्योंकि ये सबसे आसान होगा दिखाना, क्योंकि सबकी दृष्टि उस पे है, तो पब्लिक परसेप्शन में आपको आगे उभरना पड़ेगा। दूसरा, पब्लिक परसेप्शन से भी आगे, यहां पे 5 मुख्य माफिया चलते हैं पश्चिम बंगाल में। एक है मेडिकल और फार्मा माफिया, जो अस्पतालों में और फार्मास्यूटिकल फार्मेसीज में चलती है, मतलब ड्रग्स के सेल में। दूसरा है आपका लैंड माफिया, जिसको सिंडिकेट भी कहते हैं। इट्स लैंड प्लस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो गैर कानूनी पैसा है उसको डाल के स्पेकुलेटिवली प्राइस बढ़ाना रियल एस्टेट का, ये सब। तो ये दूसरा है। बाय द वे, दैट हर्ट्स पीपल्स पॉकेट्स। आपके पास इतना डिस्पोजेबल इनकम नहीं है कि आप एक स्पेकुलेटिव फ्रेंजी को सपोर्ट कर पाओ, नहीं तो चाइना जैसी स्थिति होगी, इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। तो इसीलिए ये लैंड कम बिल्डिंग माफिया जो है, इसको समाप्त करना पड़ेगा। ये है नंबर 2। नंबर 3 है जो मिनरल माफिया है। उसमें कोयला आ जाता है, दूसरे खनिज पदार्थ आते हैं। बलिया में तेल का वो आविष्कार हुआ है, तेल निकल के आएगा, रिफाइंड होगा, फिर वो कहाँ जाएगा, उसकी चोरी भी होगी इस पे, बिकॉज तेल की बहुत चोरी होती है इस राज्य में। और उसमें मिलावट का भी एक माफिया है, मतलब आपको जो मिल रहा है वो एक्चुअली रिफाइंड पेट्रोलियम नहीं है, कुछ और है, क्योंकि उसमें मिलावट किया जाता है। ये सब बहुत होता है। तो एक ये माफिया है। तीसरा है, आप इसको छोटा ना समझें, एक सैंड माफिया है। सैंड माफिया बहुत भयंकर है, क्योंकि इससे हमारे जो इकोलॉजी पे जो असर पड़ रहा है। उत्तर बंगाल में एक नदी है जौलढाका बोल के, और नीचे दामोदर बोल के एक नदी है। दामोदर एक जमाने में एक दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, उसने बहुत बड़ा एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट बना, और फिर दामोदर जो है हर साल टेंस ऑफ थाउजेंड्स वुड डाई, दसियों हजार लोग मरते थे और विकट बाढ़ आती थी, वो बंद हो गया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि दामोदर में वो सैंड माइनिंग हो रहा है इलीगल। फिर जौलढाका बोल के एक नदी है हमारे यहाँ पे उत्तर बंगाल में, वो नदी सूख गई है, नदी है ही नहीं। मतलब अगर जो मानसून के अवस्था में सारी नदियां यहाँ पे बाढ़ बहुत आती है, और नदी बहुत क्या बोलते हैं, सरस्रोता नदी है ये लोग, मतलब बहुत ही प्रबल उनका प्रभाव है। लेकिन ये जौलढाका में आपको पानी ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सैंड माफिया ने ऐसा उसका बलात्कार किया उस नदी का, कि वो नदी एकदम खत्म हो चुकी है। दूसरा, यहाँ पे नदियों में, मैं नदी की बात करता हूँ, नदी का एक माफिया है, एक सिस्टम है नदी में ना, वो क्या बोलते हैं, उसका जो सिल्ट होता है वो बहुत फर्टाइल होता है ना, और वो जो है नदी का जो सिल्ट लैंड है, अगर आप नदी ड्राई हो जाए, वहां पे सैंड बैंक्स क्रिएट हो, ये थोड़ा सा ध्यान से सुने, सैंड बैंक्स क्रिएट हो, तो उस नदी के पार पे जो माटी होती है ना, वो बहुत ही फर्टाइल होती है। ये असम में भी हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है। अलूवियल सॉइल कहते हैं। हाँ, अलूवियल सॉइल। लेकिन मैं बात कुछ और कर रहा हूं, यहाँ पे इलीगल पॉपी और इन सब चीजों का कल्टीवेशन भी होता है, क्योंकि वो नदी का कोई पट्टा नहीं है ना। वहां से अगर लैंड उभर के आए, उसका कौन सा पट्टा है? कहीं पे भी लैंड रजिस्ट्री में वो दिखेगा नहीं। तो उस लैंड पे आप कुछ भी करो, नोबडी इज गोइंग टू कम एंड चेक, ना उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव पोजीशन है, जगह है, इसको यूज किया जाता है। बाय द वे, ये सारी नदियां बांग्लादेश में ड्रेन हो रही हैं, भारतवर्ष में निकल के बांग्लादेश में ड्रेन हो रही हैं। इन नदियों के रास्ते अगर ये थोड़ी सी ड्राई रहती है और वाटर लेवल लो रहता है, यहां से ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, यहां से ड्रग स्मगलिंग होता है, यहां से। तो ये एक माफिया भी है। सी, एवरीथिंग इज रिलेटेड। मैं बार बार कहता हूं, एवरीथिंग इज रिलेटेड। एक तंत्र जब क्रिएट होता है ना, तो सारी चीजें जुड़ी हुई होती। तो ये नदी और सैंड माफिया को भी समाप्त करना पड़ेगा। चौथा है आपका ऑब्वियस, जो ये जिहाद माफिया है। जिहाद माफिया ने कुछ ऐसे पॉकेट्स बनाए हैं जहां पे लोकल पुलिस एंटर ही नहीं कर सकती। ये इलेक्शन के चलते पहली बार सीआरपीएफ और आईटीबीपी और दूसरे केंद्रीय बलों के सहायता से वो घुसे थे। कोई जाता ही नहीं वहां पे, आप घुस ही नहीं सकते हो। और आप लोगों ने शायद कैमरे पे देखा होगा, वहां पे लोकल पॉपुलेशन का भी रवैया क्या है, मारने को दौड़ते हैं। औरतें हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सब ऐसे करके मारेंगे, वैसे आ रहे थे।
जब डंडे पड़े, जब उनके ऊपर आंसू गैस छोड़े गए, डंडे पड़े, तब भागे ये लोग, तितर बितर हुए, और फिर बहुत सारे अरेस्टेड भी हुए। जिंदगी में कभी किसी ने उनको अरेस्ट तक नहीं किया। तो ये जो एरियाज है ना, कुछ पॉकेट्स हैं, ये पॉकेट्स इसलिए बनाए गए हैं, और जहां पे आपको 100% आबादी मिलेगी मुस्लिम्स की, कुछ लोकल मुस्लिम्स, लेकिन ज्यादातर उस तरफ से आए हुए इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स यहाँ पे बसे हुए हैं। दे हैव मैरिड लोकल गर्ल्स, लव जिहाद करके या फुसला के या जैसे भी हो उन्होंने किया है, तो लोकल लड़कियों को भी उन्होंने अपने उसमें कर लिया। तो ये उनका पूरा एक मिला जुला कम्युनिटी बन चुका है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। कोई भी क्राइम करने को ये लोग तैयार हैं, क्रिमिनल्स को पनाह देने को तैयार हैं, उनका सामान रखने को तैयार हैं। इनको भी समाप्त करना पड़ेगा, नहीं तो आप सिर्फ बॉर्डर सील करके कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये चौथा है। और पांचवा है आपका जो बॉर्डर क्षेत्र में सारा स्मगलिंग का काम होता है, कैटल, गर्ल्स, ह्यूमन स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल, हाँ, गर्ल्स आर बीइंग ट्रैफिक्ड मैसिवली, बोथ साइड्स, यहां से भी जाते हैं और वहां से भी आते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बांग्लादेशी लोग वो हैं, मतलब जो यहां से उधर जा रहे हैं ना, वो बांग्लादेश में नहीं रहते। यहाँ की लड़कियों का डिमांड बाहर के मुल्कों में है, वहां से बांग्लादेश से उनको इलीगली ट्रैफिक कर दिया जाता है, यूरोप में और मिडिल ईस्ट में। 2 दिन पहले छोटी बच्चियों को 14 साल की बच्ची को एक बंदा वीजा पे आया था, बांग्लादेश वीजा पे आया था, राजस्थान अजमेर में। उसने 14 साल की लड़की को फंसाया, वो लेकर जा रहा था। 2 दिन पहले की न्यूज है अभी। एंड देन तो वही मैं कह रहा हूँ, he was taking her to बांग्लादेश। वही मैं कह रहा हूँ, वो अपने लिए नहीं, इन लोगों को री एक्सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश से टू अदर प्लेसेस। बांग्लादेश से एक्सपोर्ट बहुत हो रहा है ना, कंटेनर कार्गो शिप्स जा रहे हैं। अब कंटेनर्स को चेक करके देखो, उसमें से 50% ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। तो इंडिया से बच्चियों को भगाते हैं ये लोग। अच्छा, बांग्लादेश की लड़कियों को भी, यंग लड़कियों को फुसला के इस तरफ लाया जाता है। मैंने इसको हाईलाइट किया था पिछली बार भी, और उनको पूरा फ्लैश ट्रेड में घुसाया जाता है। तो ये उनका भी तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना। तो ये बॉर्डर सील करना आवश्यक है। हमें इलीगल आर्म्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कैटल स्मगलिंग, ड्रग्स, ये सब नहीं चाहिए। तो बॉर्डर सील करना बहुत आवश्यक है। और मुझे काफी अच्छा लग रहा है ये देख के कि 4-5 घंटे पहले ही इन्होंने सील करने का आदेश तक दे दिया है, राइट आफ्टर द स्वेरिंग इन। तो सीलिंग अभी चालू हो रहा है, तो बॉर्डर सील किया जाएगा। और जो देखो, एक चीज मैं कहता हूं, लोग पूछते हैं ना बीएसएफ क्या कर रही है, बीएसएफ क्या कर रही है। ऐसा है कि अगर लोकल आपके पीछे जो स्टेट खड़ा हुआ है, वहां पे एक तंत्र चल रहा है जहां पे हजारों करोड़ रुपए फ्लोट कर रहे हैं। एक पॉइंट के बियॉन्ड बीएसएफ का जवान भी तो उतना ही कमाता है ना, उसका वेतन भी वो पुलिस सिस्टम में ही है। पैरामिलिट्री कम्स अंडर आईपीएस, वो पुलिस सिस्टम है पूरा। जवान भी वेतन वैसे ही पाते हैं, उनका आर्मी के साथ इक्विवेलेंस नहीं है, और ना ही वो लोग, उनकी ड्यूटीज भी डिफरेंट हैं। कहीं ना कहीं तो प्रलोभन आ ही जाता है। मैं नहीं कहता हूं कि सब ऐसे हैं, लेकिन कुछ नहीं, आप 20% को ही प्रलोभित कर दो तो वो लोग तो फिसल ही जाएंगे ना। आपको हर जगह पे तो नहीं करना है ना। बॉर्डर में कुछ जगह है जहां पे ये करना आसान होता है, आपको वहां पे पेनिट्रेट करना है। तो वो जो है, उसके अगेंस्ट भी इस बार रीऑर्गेनाइजेशन और कदम लिए जा रहे हैं कि वो ना हो पाए। पीछे सुरक्षित होगा, पीछे पुलिस स्ट्रिक्ट होगी, तभी जाके उसके 10-12 किलोमीटर आगे बॉर्डर पे बीएसएफ वाले भी स्ट्रिक्ट हो पाएंगे। नहीं तो वो भी बोलेंगे तो ऐसे ही हो रहा है यार, हम भी थोड़ा बहती गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। तो मैं ये बीएसएफ को बदनाम नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि पूरा तंत्र अगर बिगड़ा हुआ, ये लोग बीएसएफ के लोग रहते कहां पे हैं? इन्हीं गांव में रहते हैं ना, इन्हीं लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है ना। जब पूरा सिस्टम ही ऐसा है, यू कांट बी नॉट अफेक्टेड बाय इट, यू विल बी अफेक्टेड। सो और उनका जो जॉब है ना, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड हार्ड, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है ना। लोग रियलाइज नहीं करते, ये नॉर्मल पुलिस पेट्रोलिंग की तरह नहीं होता है। ये लोग वहां पे पेट्रोलिंग करते हैं जहां पे आप और मैं जैसे लोग आसानी से पैर रख के घूम भी नहीं पाएंगे। और वो 10 महीने वहां पे कैंप होता है उनका, छुट्टियां बहुत कम मिलती हैं। तो बहुत सारी उनकी मानवीय समस्याएं भी हैं। ऐसा व्यक्ति थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी रहता है, तो बहुत प्रलोभन के तरीके बहुत हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन चीजों पे भी एक्शन लेना जरूरी है, और वो एक्शन मेरे ख्याल से अभी हिदायतें दी जा रही हैं। नंबर 1 इज फिजिकल सीलिंग ऑफ द बॉर्डर, नंबर 2 इज रीट्रेनिंग एंड रीपोजिशनिंग ऑफ द पर्सनल। ये 2 चीजें। तो पहले 100 दिन में एक है एक्शन करो उन 2 केसेस पे। नंबर 2 है ये जो डिफरेंट माफियाज है ना,
हर एक टाइप के माफिया के लिए अलग टास्क फोर्स बनाया जाए स्टेट के अंदर, और उसके लिए जो स्पेशलिस्ट हैं, चाहे वो भारत में कहीं भी हो, अच्छे क्वालिटी के एक्सीलेंट इफेक्टिव आईपीएस ऑफिसर्स वो आए, उसको हेड करें। कुछ तो लोकली भी मिल जाएंगे, कुछ बाहर से भी मिलेंगे, उनको लाया जाए। ठीक है। थर्ड है, ये जो मैंने बताया, इनका जंगल राज चलता है, ये गेटोस बना के रह रहे हैं, तो हिमंत बिश्वा शर्मा जी से और योगी जी से आप परामर्श लें, सलाह लें, क्या करना है। वैसे शुभेंदु जी को अच्छी तरह पता है क्या करना है, तो वो भी किया जाए। इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल चीजों को तोड़ना, इलीगल मदरसों को बंद करवाना, ये भी काम करना चाहिए। और एक्सटेंसिव सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस, आपने जो भी बताया ना, 1000 गन्स का एक जखीरा, वो 1000 व्हाटएवर जो भी था नंबर, ऐसे बहुत हैं। यहाँ पे इतने कैशेस हैं वेस्ट बंगाल में जितना पूरे भारतवर्ष में शायद नहीं है। स्टेजिंग एरिया यही है ना, तो चाहे वो एक्सप्लोसिव्स हो, बुलेट्स हो, एमिनेशन हो या आर्म्स हो, सब यहाँ पे है, और वो चारों तरफ फैला हुआ है। तो एक्सटेंसिव सर्च एंड सीजर, रिपीटेड सर्च एंड सीजर, कुछ कुछ एरियाज, और सबको पता है वो एरियाज कौन से हैं, वहां से निकालो। मैंने बोला था स्टेट मोनोपोली ऑफ वायलेंस, यानी कि राज्य का सार्वभौमत्व जो है वो तभी होएगा जब राज्य ही एकमात्र गुंडा हो और कोई गुंडा खड़ा होकर कुछ ना कर पाए, चाहे वो जिहादी गुंडा हो या क्रिमिनल गुंडा हो या कोई भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज मैं कहना भूल गया, नारी सुरक्षा एक बहुत बड़ी इशू है। तो मेरे हिसाब से एक उन्होंने कदम ऑलरेडी अनाउंस किया है कि पुलिस में कम से कम 30 या 40 हजार वैकेंसीज हैं, एंड दे आर गोइंग टू फिल इट हाफ एंड हाफ दिस टाइम। बहुत हेवी मात्रा में फीमेल कांस्टेबल्स को रिक्रूट किया जाएगा एंड ऑफिसर्स को, तो वो करना बहुत आवश्यक है। और एक क्लेंजिंग भी जरूरी है, परफॉर्मेंस रिव्यू करके, एसीआरस करके आइडेंटिफाई किया जाए कौन पुलिस के लोग थे जो माफिया के साथ थे, उनको सस्पेंड करो, विलंबित करो या प्रीमैच्योर रिटायरमेंट कर दो, और उसके स्थान पे नई भर्ती करो। ये ओवरऑल जो है ना पुलिस मशीनरी का, अगर आपको एक क्रिमिनलाइज स्टेट को रिफॉर्म करना है तो ये आवश्यक है। जब तक आप क्रिमिनलाइजेशन के सहायक प्रोसेसेस को रिफॉर्म नहीं करोगे, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तो आप कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी सेंटर से ग्रांट आ जाए, आप डेवलप नहीं कर पाओगे। तो डेवलपमेंट इज द सेकेंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज इज लॉ एंड ऑर्डर, जो हमें एक हद तक, एक मात्रा तक यूपी में होता हुआ नजर आया है काफी इफेक्टिवली, जो आसाम में भी हुआ है। वहां पे अभी मोनोपोली ऑफ वायलेंस स्टेट का ही है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तमिलनाडु, आप उसके पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी कहें, वो राज्य शांत है, वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि वहां पे मोरलेस रूल ऑफ लॉ चलता है अभी तक। पॉलिटिक्स में दिक्कतें हैं, सोशल इश्यूज हैं बहुत सारे, ठीक है, उसको अलग रखें। मैं सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करूं तो वो अच्छा है, क्वालिटी इज गुड। सेम विथ प्लेसेस लाइक कर्नाटका, महाराष्ट्र, साउदर्न महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र, नॉट ऑल ऑफ इट। फिर आंध्रा में देखें, तेलंगाना में देखें, पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है, तेलंगाना में एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट। आप लोगों को शायद याद होगा, वो एक बच्ची का वो अपहरण करके रेप मर्डर किया था, वो जो 3 थे लड़के, इमीडिएटली विद इन 1 डे मार दिए गए, एनकाउंटर में मर गए वो। ठीक है, तो हमें ये करना पड़ेगा पश्चिम बंगाल में कि लॉ एंड ऑर्डर को सशक्त करना है। तो एक पुलिस में रिफॉर्म नहीं, ओवरऑल की बात कर रहा हूं, जो इमीडिएट है। 100 दिन में क्या एक्शन होगा? भर्ती कराएं, वैकेंसीज को फिलअप करें, गेट इन मेरिटोरियस प्रॉपर कैंडिडेट्स, इंपोर्ट ऑफिसर्स फ्रॉम आउटसाइड। जो लोग, वो टास्क फोर्सेस की जो मैंने बात करी, वो डेफिनेटली सेटअप होने चाहिए, अलग अलग टास्क फोर्स। ये मेरा रिकमेंडेशन है, एक्चुअली शायद मेरे से ज्यादा ये लोग जानते हो, उनके पास भी मैं दिशा की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं अपने इकोनॉमिस्ट हैट को पहनूं तो मेरे लिए बिना लॉ एंड ऑर्डर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। तो पहला स्थिति यही है, और उसीलिए लोगों ने वोट किया इस बार। एक था अपना आइडेंटिटी को समाप्त नहीं होने देना चाहते, जो हमारी बंगाली सनातन आइडेंटिटी है वो समाप्त नहीं होना चाहिए, चाहे मेरे लेफ्टिस्ट मित्र कुछ भी कहें, ये एक्चुअली वाकई में मुद्दा था। ओके, लोग काफी परेशान थे इससे। दूसरा और उससे भी बड़ा मुद्दा था लॉ एंड ऑर्डर, नारी सुरक्षा। तो ये 2 चीजें सबसे पहले एक्शन में दिखना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं आता हूं, 3 मुद्दे ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से पश्चिम बंगाल को एक गोल्डन स्टेट बना सकती है, क्योंकि रिसोर्सेस का अभाव नहीं है, मेरिटोरियस लोग भी हैं, बुद्धिमान लोग हैं यहाँ। वो 3 मुद्दे हैं। नंबर 1,
फिस्कल रिफॉर्म, ये स्टेट बैंकरप्ट, दैट्स नो अदर वे ऑफ पुटिंग इट, लेट्स फेस फैक्ट्स। 7,30,000 करोड़ का आपका डेफिसिट है, लोन है स्टेट के ऊपर, आप उसका 8.5% वो दे रहे हो, ब्याज दे रहे हो हर साल का, ये बिना लोन रिटायर किए सिर्फ ब्याज देते जा रहे हो। तो आपका जो भी है 2.5-3 लाख करोड़ का जो भी आपका बजट बनता है उसका तो एक ह्यूज पोर्शन इसी में चला जाता है, फिर बचता क्या है? फिर आप कौन सा डेवलपमेंट करोगे? सब्सिडी भी देना चाहोगे, जो पॉपुलिस्ट मेजर है वो भी देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, चाहे वो दूसरे जगह की लाडली बहना स्कीम हो या यहाँ पे जो स्कीम्स हैं वो भी लिमिटेड ही होंगे ना अपने स्कोप में, दे नहीं पाओगे आप, पैसे ही नहीं है, कहां से दोगे? आपको अगर सड़कें बनानी है इत्यादि, उसके लिए भी आपके पास एडिक्वेट पैसा नहीं है। इसलिए ये काफी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, भारतवर्ष का ये दूसरा सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है केरला के साथ। तो यहाँ पे सड़कें जो है, ग्रामीण सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है, और जो छोटे शहर है वहां पे स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ पे स्टेट हाईवेज में अवश्य कहूंगा सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव ओनली इंप्रूव्ड, स्टेट हाईवेज आर गुड एंड नेशनल हाईवेज हैव बिकम ब्रिलियंट, दे बिकमिंग इंक्रीजिंगली बेटर, ठीक है। लेकिन उससे नहीं होता ना, आपको लास्ट माइल को देखना पड़ेगा, अल्टीमेटली वहीं पे जाके सब ठप हो जाता है। लास्ट माइल अगर आपका ठीक नहीं है तो आप क्या डिस्ट्रीब्यूट करोगे, क्या लॉजिस्टिक्स करोगे? तो मेरे हिसाब से पहला चीज है, इन सब चीजों के लिए पैसा चाहिए। ये डेफिसिट जो है इसको आप वाइप आउट नहीं कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से एक बहुत लॉन्ग टर्म 30 और 40 ईयर बॉन्ड इशू या ऐसा कुछ करना पड़ेगा, बैक्ड बाय द सेंटर प्लस ग्रांट्स टू वाइप आउट द डेफिसिट टू अ लार्ज एक्सटेंट, और आपका जो स्टेट एक्सचेकर है उसको बैलेंस में लाना पड़ेगा। उसके कदम अभी से उठाने पड़ेंगे, इमीडिएट कदम उठाने पड़ेंगे, बैंकरप्ट स्टेट आप चला नहीं सकते हो। आप कह रहे हो, आपका एक वादा था इलेक्शन में कि 6th पे कमीशन, तो क्या हम 7th पे कमीशन का भी पूरा करके वेतन सबको रिलीज कर देंगे? कहां से करोगे? पैसे कहां हैं? तो ये कदम लेने पड़ेंगे टू मेक श्योर दैट हैपेंस। सो फिस्कल कंसोलिडेशन बहुत जरूरी है। दूसरा, तो ये फिस्कल कंसोलिडेशन एक पॉइंट है, ये लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा। दूसरा है औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण का ऐसा है कि कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जो यहाँ के रिसोर्सेस के बेसिस पे हम अच्छी तरह कर सकेंगे, जैसे डेटा सेंटर्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस हैं। इन सब चीजों को करने के लिए आपको बड़ा बड़ा लैंड पार्सल्स, एग्रीकल्चरल लैंड पार्सल्स लेने की जरूरत नहीं है, लोकल लैंड कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इतने सारे इंडस्ट्रियल एरियाज जो ठप पड़े हुए हैं उनको ही आप कन्वर्ट कर दो, ये लो साइस्मिक जोन है। और अगर आप वेस्ट की दिशा में जाते हो जहां पे सबसे लो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट डेंसिटी सबसे लो है, पुरुलिया, बांकुड़ा इत्यादि पश्चिमी जो डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां आप वहां पे डेटा सेंटर्स लगाओ। वेरी लो साइस्मिक एक्टिविटी रीजन है, वो बहुत स्टेबल है क्योंकि वो एंशिएंट गोंडवाना लैंड है जियोलॉजिकली, तो वो बहुत स्टेबल है, वहां पे रिफ्ट्स नहीं है। ये दक्षिण बंगाल में आप आओगे तो ये जो हुगली रिवर है, दामोदर रिवर, ये सारे रिफ्ट वैलीज हैं, तो यहाँ पे साइस्मिक जोन है, फिर भी वहां पे नहीं है। यहाँ पे जो आपको करना पड़ेगा, आप इसी को स्ट्रेंथन करो, आपका हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रेंथन करो, ये लॉन्ग टर्म एक करना पड़ेगा। और हेल्थ केयर सिस्टम को, वही मैंने कहा, माफिया के चुंगल से नहीं छुड़ाओगे तो हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रेंथन नहीं हो पाएगा। आपको प्राइमरी हेल्थ केयर पे जोर डालना पड़ेगा और प्राइमरी एजुकेशन पे जोर डालना पड़ेगा। आजकल के जो बच्चे सेकेंडरी में आते हैं और कॉलेज में आते हैं, आधे उनमें से स्पेलिंग ठीक से नहीं लिख सकते, बुद्धि बहुत है लेकिन वो लिख भी नहीं सकते ढंग से, अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो समाप्त है। मैं तो कहूंगा, मैं बहुत एक्सट्रीम में जा रहा हूं, लोग कहेंगे नहीं, समाप्त ही है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप नहीं डाल पाते हो क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, आपका एवरेज पर कैपिटा इनकम भारतवर्ष में 6th है, तो फिर आप क्या करोगे? 6th क्या, सॉरी, और भी नीचे है, बहुत नीचे है, वो जीडीपी 6th है। तो आप क्या करोगे? आपको सरकारी स्कूल में भेजना पड़ेगा। 1000+ प्राइमरी स्कूल्स के अंदर सिर्फ छत और दीवार है और कुछ नहीं है, ना ब्लैक बोर्ड है, वहां पे ड्रंक पार्टीज होते हैं, टीएमसी के गुंडे रेप कैंप्स लगाते हैं, वहां पे जो भयावह दृश्य है आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हो। वहां पे स्ट्रे डॉग्स की टट्टी मिलेगी आपको, लेकिन शिक्षा नहीं मिलेगी। 1000 ऐसे स्कूल्स हैं, 1000 स्कूल्स का मतलब कम से कम 3 लाख बच्चे वहां पढ़ सकते थे, जो अब नहीं पढ़ेंगे और नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये तो बहुत आसान है इसको ठीक करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, साफ सफाई करो। ममता के राज में 10,000 गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हुए थे, ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड है। मैं कह रहा हूं प्राइमरी स्कूल की बात, एकदम सिंपल, जो प्राइमरी स्कूल्स
ऑन पेपर एग्जिस्ट करते हैं लेकिन एक्चुअली नहीं चल रहे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो आप वहां पे हर एक स्कूल में कम से कम 10 टीचर एम्प्लॉय कर सकते हो, तो 1000 बाई 10,000, लुक एट दैट, 1 लाख। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे करने को बहुत सिंपल छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम कर सकते हैं। सॉरी, 1 लाख गलत बोल गया मैं, 10,000 टीचर, ठीक है। तो 10,000 टीचर कम है क्या? 25,000 टीचरों का वो इतना बड़ा स्कैम हुआ है जिससे पूरी दुनिया हिल गई, लोग सड़कों पे आ गए, टीवी पे इतने डिबेट्स हुए। जो पार्थो चैटर्जी था, उसके वो जो नगर वधु थी उसकी गर्लफ्रेंड, उसके फ्लैट में आपको सैकड़ों करोड़ मिले, लेकिन वो सैकड़ों करोड़ मेरे हिसाब से शायद 1 या 2 महीने का कलेक्शन ही था। My तो goodness. प्राइमरी हेल्थ केयर जिसके चलते, उसके अभाव से आपके डिजीज वेक्टर्स बढ़ रहे हैं, जिससे सिर्फ निजी हेल्थ केयर सेक्टर को फायदा मिल रहा है। आप अगर अंदर से आपका कोर स्ट्रेंथ नहीं है तो आपको आगे चल के विकट डिजीजेस हो जाएंगे, फिर आप दौड़ोगे फिर दवाइयां खरीदोगे, दवाई भी इनके कंट्रोल में है। समझ रहे हो ये पूरा कैसे बनाया हुआ है? आप नीचे से ढांचा काट दो तो ऊपर तक जहां पे खर्चा ज्यादा होता है वहां पे फायदा ज्यादा होता है। तो ये एक परवर्टेड सिस्टम है। सिर्फ माफिया को समाप्त नहीं करना है, ये सशक्त करना है। प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी एजुकेशन, और वो सरकार ही कर सकती है, वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू नहीं हो सकता। ओके, इससे लिंक्ड है यहां पे आयुष्मान भारत को अस्पतालों पे इतना दबाव है, उनको लेने ही नहीं दिया गया। सिर्फ वो स्वास्थ्य साथी चलता था क्योंकि वो स्टेट सरकार का वो था। इसमें आयुष्मान भारत इज अबाउट 5 to 6 times मोर इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू ट्रीटमेंट के लिए जो अलाउड है, एंड द स्प्रेड, कौन कौन से डिजीजेस को आप उसमें कवर कर सकते हो, डिजीज या हेल्थ केयर जो भी है, नीड्स। करने ही नहीं दिया गया तो आपको उसको भी लाना है। तो ये एक और है, और ये तो बहुत जल्दी कर सकते हैं। ये दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ पासिंग ए फ्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एंड जस्ट फॉलोइंग अप। उसके बाद दैट्स ऑल, यू हैव टू जस्ट पास दीज ऑर्डर्स। और एक और चीज मैं कहूंगा, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकंड दिस थिंग, हाँ, शिक्षा व्यवस्था, उच्च शिक्षा में पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां से हमारा टेक्निकल एजुकेशन का ये पूरा जो दौर चला था 50 से चालू हुआ, फिर आगे जाके भारतवर्ष में फैला। ITIs वगैरह, ITI की बात कर रहा हूं, वो सारे यहीं से चालू हुए। वैसे पहला IIT भी यहीं पे था, खड़गपुर में। तो यहाँ पे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जो पहले पॉलिटेक्निक कहलाते थे और आजकल वो पूरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस बन चुके हैं सरकार चालित, या फिर जो टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है। और ये जो दौर आ रहा है ना, ये दौर डिग्रियों का नहीं है, ये स्किल्स का दौर है। क्योंकि आधा काम तो AI कर देगी, तो आपको क्या करना है? आपको अप्लाई करना है, आपको क्रिएटिवली सोचना है, आपको हायर ऑर्डर काम करने हैं। यानी आपको अपना स्किल लेवल बढ़ाना पड़ेगा, चाहे आपका कोई भी व्यवसाय हो। तो वो आप कैसे करोगे जब अभी तक आप वो 50s और 60s का सिलेबस पढ़ा रहे हो? सिलेबस का संशोधन नहीं हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से बना नहीं है। हर कोई कॉलेज IIT तो नहीं होता ना, बहुत सारे कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे बहुत सारे हैं। तो इन संस्थानों का संशोधन बहुत आवश्यक है। अगर जो इतना सारा ये केंद्र सरकार प्रॉमिस करे कि हम ग्रांट बढ़ाएंगे, निवेश करेंगे, उद्योगीकरण के लिए हम प्रशस्त करेंगे मार्ग, लेकिन आपको ट्रेन्ड मैन पावर चाहिए ना उसके लिए। तो वो ट्रेन्ड मैन पावर कहां से आएगा? यही टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उनकी स्थिति आपको सुधारनी होगी। अगर ये कुछ काम हम कर पाए तो ये गोल्डन स्टेट बन सकता है। और एक और चीज मैं इसमें जोड़ दूंगा, मैंने कहा था लैंड माफिया को टैकल करना है। लैंड माफिया को सिर्फ टैकल नहीं करना है, आपको लैंड रिफॉर्म की एक नई आवश्यकता है, जो हम राष्ट्रीय स्तर पे नहीं कर पाए। इस वक्त आपका पब्लिक सपोर्ट इतना अधिक है, आप पीछे ना कतराएं। आप गांव गांव में जाके लोगों को समझाएं एंड अंडरटेक द लैंड रिफॉर्म एट द स्टेट लेवल। दैट शुड बी द पॉलिसी। हर बार एक राष्ट्रीय स्तर पे एक कानून लाने की आवश्यकता नहीं। और आई एम वेरी ग्लैड, फॉर एग्जांपल, अमित शाह जी ने कल कहा कि UCC जो है 6 महीने के अंदर हम पश्चिम बंगाल में ले आएंगे, जैसे गोवा में ऑलरेडी है फॉर एग्जांपल, यहां पे भी ला सकते हैं, उत्तराखंड में भी है। तो हम स्टेट लेवल पे UCC लागू कर देंगे। UCC लागू किया जाएगा, NRC किया जाएगा, उससे आधा जो वो कॉन्सेंट्रेटेड गेटोस बने हुए हैं ना, उसका भी इंपैक्ट पड़ेगा उस पर। पिछले एक हफ्ते में
ये अपॉक्रिफल है, ये सुनी सुनाई बात है, तो मैं इसका पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन जो मैंने सुना है 3 से 3.25 लाख बांग्लादेशी भाग गए हैं वापस। और भाग नहीं, वो एक्चुअली जा रहे हैं। यू कैन सी अ स्ट्रीम ऑफ पीपल चल चल के जा रहे हैं, कोई ठेले में जा रहा है, कोई बड़े वो जुगाड़ होता है ना व्हीकल। आपने एक चीज नोटिस की है, इट इज ऑल मेन, you'll hardly spot a woman, ये लोग जो जा रहे हैं वापस। हाँ, मैंने वो स्पॉट किया है, क्योंकि उस तरफ से विमेन जो आते हैं, मैंने आपको क्या कहा था, फैमिली वाले विमेन आते ही नहीं है, द गर्ल्स गेट ट्रैफिक्ड हियर। सो इट इज मेन हु आर गोइंग बैक बिकॉज दे आर द वंस हु हैड सेटल्ड। और जब वापस जा रहे हैं, अब आप बताइए, मान लीजिए किसी लोकल लड़की से शादी किया था, उसको ये जाके बोलेगा मियाँ कि चल तू मेरे साथ बांग्लादेश ले चलता हूँ, बहुत खूबसूरत देश है, जाएगी वो? नहीं जाएगी ना। तो आपको दिखेंगे नहीं, विमेन नहीं दिखेंगे, यू विल सी टीनेजर्स, youngsters, teenagers, and you'll see middle-aged men who are streaming back. तो ये भी हो रहा है। तो ये पूरा कच्चा चिट्टा है। आज मैंने स्टेट पे बोला, बिकॉज डीप स्टेट हम पहले कवर कर चुके हैं, पर ये जो सब कुछ है ना, ये डीप स्टेट को रोकने के लिए ही ये प्रकरण है। इस स्टेट को इसीलिए डेवलप करना पड़ेगा। जब तक डेवलप नहीं होगा, हमेशा एक टेंडेंसी रहेगा पॉपुलिज्म का, फिर से क्रिमिनल कल्चर लाने का। चलो कुछ तो मिलता है उससे, तो वो स्थिति जो है वो हमें समाप्त करनी पड़ेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि एक, सॉरी गायत्री जी, एक हिदायत मैं देना भूल गया। एक कैरेक्टर है, व्यक्ति है, गोपाल मंडल बोल के, भाजपा में ही है, लीडर है किसी स्तर के, मैं उनका तिरस्कार करता हूं। बंगाल में आप कहिए अंबेडकर, कास्ट, रिजर्वेशन, दिस दैट, ये वो स्टेट है जो उससे कहीं आगे 100 साल पहले चली गई थी। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि अन्याय नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, पर इस स्टेट में शायद सबसे कम है। आप उसको वापस लाने का कोशिश भी मत करना, नहीं तो ये जो व्यक्ति है, मैं खुद और मेरे जैसे बहुत सारे और हैं कॉमन लोग, हम लोग कूद पड़ेंगे भाजपा को यहां से धड़ से अलग करने का। डोंट ट्राई टू ब्रिंग कास्ट एंड रिजर्वेशंस इनटू वेस्ट बंगाल। जो है, इनफैक्ट ये मौका है, हिंदुओं के लिए काम करना चाहते हैं ना शुभेंदु अधिकारी जी, ये काम करिए आप, कंसोलिडेट करने का, इकट्ठा करने का, यूनाइट करने का। डीप बटोगे तो कटोगे, और बांटने का काम जो करेगा वो हमारा शत्रु है, वो हिंदू नहीं है जी। डीप स्टेट को रोकने के लिए आपने कई माफियाज बताए, मैं जस्ट आपका उसी का समरी बोल रही हूँ। एक तो मेडिकल माफिया, सैंड माफिया, ड्रग माफिया, जिहाद माफिया, ट्रैफिकिंग माफिया, काउ स्लॉटर वाले जो होते हैं ये माफिया, लैंड माफिया। तो वो एक ही माफिया है, वो काउ स्मगलिंग, वो स्मगलिंग एक ही माफिया कंट्रोल करती है। बॉर्डर माफिया है वो, बॉर्डर माफिया। ओके, मतलब वो लड़कियां ले जाना, ट्रैफिकिंग और गाय और ये सारी एक ही, हर तरह का सामान उधर ले जाना, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति, ये लोग ले जाते हैं। उस पार भी इनके काउंटर पार्ट्स हैं, ठीक है, वो भी लाते हैं। और मुझे ग्लानि होती है कहने में कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो इस दल के अंदर हैं, जो अभी शासन में आई है, वो भी इन्वॉल्व है इसमें जी। और वैसे पब्लिक को पता है, सोच लीजिए आप लोग। थैंक यू सो मच दादा फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद।